नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटी की क्लास नंबर 5। ठीक है, क्लास नंबर 5 हम भाग 1 कर चुके हैं भारतीय संविधान का। भाग 1 में मैंने बताया था कि भाग 1 में आपको 4 अनुच्छेद देखने को मिलता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, जिसमें भारत के राज्यों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का बंटवारा, राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण करना हो तो वो भाग 1 के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद है आपके? 4, 1 से 4 तक। अब आते हैं हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के नागरिकता के बारे में बात करता है। नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक, आर्टिकल भाग 2, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन है भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पॉलिटी की थ्योरी क्लास है। अब कहोगे सर पॉलिटी की रिवीजन एमसीक्यू क्लास नहीं चलाओगे? 25 तारीख के बाद से आपकी मैंने बोला है कि 6 से 7 घंटे हो सके आपकी क्लासेस चले, जिसमें आपकी हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, जियोग्राफी की अलग, और रीजनिंग की अलग, और हिंदी की अलग, सब कुछ अलग अलग एकदम डिवीजन बैच चालू होगा। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेगा। और एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जो ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक, चलिए शुरू करें यहाँ पे भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें। ये किसकी बात करता है? ये भारत के नागरिकता की बात करता है, भारतीय नागरिकता की बात करता है। किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, इसकी बात करता है आपका भाग 2 भारतीय संविधान का। ठीक, चलिए भाग 2 यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? भाग 2 किसके बारे में दिया गया? भारतीय नागरिकता के बारे में। भाग 2 का आर्टिकल क्या, अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। ठीक है, चलिए अब आइए, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका में याद रखिएगा दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता? दोहरी। भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के तहत कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, वह अभी तक इसमें 5 बार संशोधन हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। 1955 में, और इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुए आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा, इनमें अभी तक 5 बार संशोधन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, 5 बार हुए हैं। लेकिन अभी हम बात करें 2019 में, आपने देखा होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था, जिसे हम बोलते हैं नागरिकता संशोधन बिल। यानी कि 2019 के अगर जो संशोधन को ऐड कर लेते हैं तो आपके कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2019 को अगर जो ऐड कर लेते हैं तो 6 बार यहाँ पे संशोधन किया गया। इसमें यह कहा गया था भाई कि 2019 का बिल ये कहता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई के जो अवैध प्रवासी हैं, ठीक है, वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ नियम है। लेकिन यहां से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा CANRC से, तो इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। लेकिन अगर जो देखें तो यहाँ पे इस हिसाब से, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि 6 बार हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर जो हम बात करें नेक्स्ट, वर्तमान में कुल 5 प्रकार, यानी कि अगर जो किसी को भारत की नागरिकता लेनी हो तो कितने प्रकार से ले सकता है? 5 प्रकार से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। कैसे? एक तो जन्म से। ठीक है, जन्म से पैदा हुआ तो भारत का नागरिक है। वंश परंपरा से, वंश पंजीकरण से, देशीकरण से, भारतीयता से, भूमि अर्जन से, यानी कि भूमि खरीद कर। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार से कोई विदेशी नागरिक, कोई बाहर का नागरिक आके भारत में नागरिकता ले सकता है, इसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान दिया गया। चलिए सबसे पहले हम बात करें जन्म से। तो याद रखना, इसमें कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ तो वह भारत का नागरिक माना जाता है। तो जन्म से क्या होता है? किसी का जन्म अगर जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ या 26 जनवरी 1950 को हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार उसके द्वारा व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का मूल नागरिक होना आवश्यक है। यानी कि उसके लिए उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का मूल नागरिक आवश्यक है, और तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। पहले इसमें कोई संशोधन ऐसा ही था कि भाई अगर जो 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के बाद आप भारत में पैदा हुए तो आप भारत के नागरिक बन जाए। लेकिन यहाँ पे संशोधन कब किया गया? 1986 में। ठीक, वंश परंपरा से अनुसार किस प्रकार से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं? तो इसमें भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसे जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि वंश परंपरा से आपके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है और आपका जन्म बाहर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद की बात हो रही है।
इसके बाद बात करें पंजीकरण से किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हो, तो पंजीकरण से बात करें कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन किसी अन्य कारणों से भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में निवास करता हो, तो वह भारत आने पर लगातार 5 वर्षों तक अगर जो भारत में निवास करता है तो पंजीकरण के माध्यम से वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, चलिए, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले और भारत में रहना चाहती है तो लगातार 5 वर्षों तक अगर जो भारत में रहती पर तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलो ये भी नियम है, ध्यान रखना। चलो, देशीकरण से, देशीकरण कैसे होगा? देशीकरण मतलब कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो, लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास किया हो और वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है देशीकरण के माध्यम से, लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास किया हो तो। ठीक, भूमि अर्जन से भाई जमीन खरीदकर यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को मिलाकर अर्जित करके उसे भारत में विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले, यानी कि भारत की बात करें, अगर जो पीओके बात करें, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, खैर वो तो भारत का हिस्सा है, लेकिन मान लो भारत ने पाकिस्तान के किसी क्षेत्र एरिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो वहां के जो एरिया के निवास वाले हैं, जो भी एरिया पे उस एरिया पे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला भूमि अर्जन से। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गई। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं लोग, कि कौन कौन से माध्यम से, देखो कौन कौन से माध्यम से, कौन कौन से माध्यम से, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 किस आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 किसके बारे में बात करता है? मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, तो संविधान के मौलिक अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया, ये आपसे पूछे तो आप याद रखना अमेरिका। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? सॉरी, अनुच्छेद 12 से 35 है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया? अमेरिका। ये मैंने करा चुका हूं मैं। ठीक है, सारे देशों से जो जो चीजें लेके भारत के संविधान में ऐड की गई है। ठीक है, चलिए, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है तथा इसमें मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है भारतीय संविधान में? मौलिक अधिकार को। किसको मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है भारतीय संविधान में? आपके मौलिक अधिकार। और देखा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, है आपको लग रहा होगा ट्रेन छूटी जा रही है, ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, बस टाइम कम है, समय कम है। 6 तारीख को आपका एग्जाम्स है, ये रिवीजन ही आप कर रहे हो, अब इसको याद तो करना नहीं है, मतलब कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में आर्टिकल कौन कौन से हैं? 12 से 35। संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? अमेरिका। मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा गया? मौलिक अधिकार को। ठीक, ब्रिटेन पहला देश था जहां पहली बार 1215 में चार्टर एक्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार पर चर्चा हुई। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका। फ्रांस पहला देश था जिसने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया। कौन सा देश ऐसा था पहला जिसने मौलिक अधिकारों को अपने देश में शामिल किया? फ्रांस। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में पहली बार 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की सिफारिश की गई, तो ये भी याद रखेगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान की मांग की गई थी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कराची यानी कि पाकिस्तान अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, इसके बाद बात करें 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं अभी हम बात करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखेगा मौलिक अधिकार दिया गया था इस दिन, इसीलिए हम यहाँ पे इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए, खैर हम बात करें, वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान जो बना था 7, मूल संविधान बना था 7। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को रिमूव कर लिया गया। ठीक है, उसे किसी और जगह पे डाल दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। मूल संविधान जो प्रारंभ में बना था कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। ठीक है, कौन कौन से, इसको बारे में देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अनुच्छेद आपका कहां से कहां तक है, इसके बारे में मैं फिर से बता देता हूं। आप मौलिक अधिकार याद रखेगा, आर्टिकल 12 से 35 और इसमें आते हैं, अगर जो मौलिक अधिकार की बात करें, सबसे पहला आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये आपका
टोटल 6 मौलिक अधिकार है। देखो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार इसको हटाकर अनुच्छेद 319 के 19 क में डाल दिया गया, ठीक है, इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा आपसे पूछेगा संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ पे हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, अब कहाँ रखा गया इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है। तो 6 आपके मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखना। एक एक के बारे में देखेंगे कहां से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले हम बात करें समता या समानता का अधिकार, ठीक है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ठीक। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर कहीं पे भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर कहीं पे भेदभाव नहीं होगा। तो कौन सा अनुच्छेद बताता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, तो ये बताता आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर में समानता का अधिकार, यानी कि कहीं भी नौकरी वोकरी होगी तो वहां पे हर जगह पे आपको समानता अधिकार, समान अधिकार मिलेगा। तो आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर में समानता का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 किस आर्टिकल के अनुसार छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 17, ठीक है। उपाधियों का अंत कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत आर्टिकल अनुच्छेद 18 के अनुसार, ठीक है, सैन्य व शिक्षण को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता, अवसर में समानता 16, अस्पृश्यता 17, ठीक है। 15 आपका है भेदभाव निषेध, धर्म जाति के आधार पर, ठीक। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेते हैं, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 कहता है इसमें अकेले 17 मौलिक अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 19 में अकेले 19 A 19 B करके अकेले 17 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 19A कहता है कि बोलने अभिव्यक्ति की आजादी, आप देखते होगे भाई न्यूज चैनल में डिबेट होता है तो बोलते हैं भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, और इसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे वो कुछ भी किसी को बोल ले जाते हैं। खैर हम बात करें ये अभिव्यक्ति की आजादी, आप भी याद रखिएगा, आप कहीं पे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान आपको बोलने की, तो बोलने अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19A के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, आर्टिकल 19A। 19B क्या कहता है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता आपको देता है, यानी कि कहीं पे भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो लेकिन आपके हाथ में हथियार, डंडा, लाठी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये शांतिपूर्वक ध्यान रखना, शांति, और भीड़ जब इकट्ठा होती है तो शांति कहाँ होती है। खैर शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19B हमें देता है। 19C कहता है कि भाई संघ व सरकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। 19D कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, की भाई हम किसी भी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और नेपाल नहीं, ठीक है। देश में हम कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें है, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 19E कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी क्षेत्र में जाके हम निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्टिकल 19E प्रदान करता है, ठीक है। चलो याद रखना ये आपके लाइफ में भी काम आने वाला आगे, ठीक है। 19F कहता है संपत्ति का अधिकार, 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया इसको, ठीक है, ये हटा दिया गया, खैर इसे हटा दिया गया, तो याद रखिएगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसको हटाया गया था। 19G क्या कहता है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको है, ठीक है। 19B कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है। और 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। इसके अलावा 21 क्या आता है, राज्य के 6 से 14 के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 का है कि राज्य के सभी 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल अनुच्छेद 21 का है, ठीक है। 21 का यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो यहाँ पे पॉज हो गया है, मैं इसको सही करता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक। चलिए, तो 21 का के बारे में हमने बात किया था, राज्य के समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 का। इसके बाद 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण, ठीक है, ये कहता है। चलिए आगे चले, अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 23-24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्रदान करता है। 23 कहता है इसमें मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम पर रोक,
ठीक है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम, जो चाय की दुकान पे आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो उस पर रोक लगाने का बात करता है आर्टिकल 23, ठीक है। दास गुलामी प्रथा पर रोक, पहले चलता था, खैर अभी भी बहुत जगहों पे चलता है। मजदूरी बधुआ पर रोक, तो ये अनुच्छेद 23 कहता है, ठीक। अनुच्छेद 24 करता है, इसमें 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने का नियोजित नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, 24, ठीक। धार्मिक, उसके बाद आते हैं यानी तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23-24 कहता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इसमें देखेंगे तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके अंतःकरण धर्म का अबाध रूप से माना जाता है, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से कहता है धर्मांतरण, धर्म बदलने की स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 25 से के अनुसार। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है भाई, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और शिक्षा संस्कृति व संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में आपको दिया गया, ठीक। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों को स्थापना व प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा, ठीक है। वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ठीक है। तो ये आपके अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, ठीक, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। वैसे बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 आपको मिल जाता है। इसमें संवैधानिक उपचारों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है संवैधानिक उपचारों को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों द्वारा लागू होने के उपांतर करने की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, ठीक है। ये आर्टिकल 34 कहता है। चलिए आगे चलें। अब देखो भाग 4 आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भाग 4 2 दिया गया है, भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 क में आपको मूल कर्तव्य मिल जाता है, ठीक। सबसे पहले अगर जो हम बात करें भाग 4 की, भाग 4 क्या किससे रिलेटेड है भारतीय संविधान का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, भाग 4 में। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करें 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, राज्य के निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होने के बारे में बात करता है। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीएड एग्जामों के लिए, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे फोकस करना है, मैं जहाँ बार बार फोकस करूँ वो जान लो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो 39 क्या की बात करें, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। 40 की बात करें ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने की अधिकार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 42 का, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको इम्पोर्टेंट क्या, देखो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, भाग 4 किससे रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। भाग 4 किससे रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और ये कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है। आइए आइए चलते हैं आगे, आइए चलते हैं आगे का क्या, चलिए याद रखना यहाँ पे अनुच्छेद 44 आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चले यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं हम यहाँ पे भाग 4 का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद किस भाग में दिया गया, तो भाग 4 का मूल कर्तव्य भाग 4 क में दिया गया है, ठीक है। भाग 4 क में दिया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का, अनुच्छेद 51 का है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, 11। ये 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। मूल कर्तव्य कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। ये वैसे पहले किताब खरीदते थे हम लोग, कॉपी खरीदते तो उस पर पीछे लिखा होता था, ठीक। संविधान का पालन व उसके आदर्श, संस्था तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना,
देश व की रक्षा व राष्ट्र की सेवा, भारत के लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, राष्ट्र की समन्वित संस्कृति व गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। नेक्स्ट बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास करना, प्राकृतिक पर्यावरण तथा रक्षा, सभी प्राणियों के प्रति दया भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना और व्यक्तिगत व सामाजिक उत्कर्ष का प्रयास करना। और प्रत्येक बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य करना। ये याद रखिएगा, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये आपकी क्लास आज की यहीं तक रहने देते हैं। इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा। अब हम आते हैं भाग 5 में, जो अनुच्छेद 52 से 51 है, जिसमें हम कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कल। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए हम हैं क्योंकि टाइम कम है, थोड़ी क्लास भी आपकी ख़त्म करना है और आपका 25 तारीख से रिवीजन बैच स्टार्ट हो, उसके लिए भी रेडी रहेगा। और चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।